Welcome, dear students. Today we are going to discuss one of the important topics from the plant respiration, that is respiratory quotient. आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी कोशेंट, जिसमें तकरीबन हर साल एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से द डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी कोशेंट. रेस्पिरेटरी कोशेंट खुद होता क्या है? एक्चुअली रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज्ड, that is evolved during the process of respiration, and the volume of oxygen that is consumed during the process of respiration. एक यूनिट टाइम में और यूनिट वेट की हम बात करेंगे. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे आर क्यू से, तो ये हम यहां पे मान सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ carbon dioxide that is evolved to the volume of oxygen that is consumed during the process of respiration. In most of the cases हम यहाँ पे क्या देखते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान जो एंड प्रोडक्ट होता है मोस्टली केसेस में वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड. एंड एज वी नो दैट रेस्पिरेशन इटसेल्फ इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. सो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है. कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसका जब हम रेशियो देखते हैं उस रेशियो को हम यहां पे नाम देते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट. अब रेस्पिरेटरी कोशेंट से हमें क्या पता चलता है? इट बाय मींस ऑफ दिस रेस्पिरेटरी कोशेंट वी कैन नो the type of respiration. Number first, it is used for determining which type of respiration is going on, whether it is anaerobic respiration or it is aerobic respiration, whether it is protoplasmic respiration, whether it is floating respiration. कौन सी टाइप की रेस्पिरेशन होती है ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं या हम देख सकते हैं on the basis of the quotient that we are deriving from this, how much carbon dioxide is evolved and how much oxygen is consumed. Second, जो important चीज जिस रेस्पिरेटरी कोशेंट से जो हमें मिलता है that is which type of respiratory substrate is utilized. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चूंकि हमने बात की थी ये वो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है जो ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के दौरान जो हम ऑर्गेनिक सबस्टेंस ब्रेक करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं, उनको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. अब कौन सा टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन के दौरान हमने यूज किया वो भी हमें पता चल सकता है ऑन द बेस ऑफ रेस्पिरेटरी कोशेंट. अब डिफरेंट फूड सबस्टेंस का जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वो डिफरेंट होता है. अब हम यहाँ पे इसमें से कुछ सबस्टेंसेस देखेंगे जहां पे हम देखेंगे रेस्पिरेटरी कोशेंट का वैल्यू क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्टली यूज्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, क्योंकि हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्टली इनके साथ एनिमल्स जो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में हम क्या देखते हैं? हमारे पास अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमें यूज होते हैं. फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वी नीड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. और जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आता है, हमारे यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं along with 6 water molecules and there is the liberation of energy. अब हमें यहां पे निकालना है रेस्पिरेटरी कोशेंट. रेस्पिरेटरी कोशेंट चूंकि मैंने पहले ही डिफाइन किया, ये होता है रेशो. किसका रेशो?
कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कितना हो गया और ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हो गया। यहां पे हम देखते हैं RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, कितने मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हो गए 6, डिवाइडेड बाय कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो गए 6 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे हम देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो होता है 1 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करेंगे, वी विल टेक द रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर लिपिड्स, RQ फॉर लिपिड्स। क्योंकि सर 11th में हमने एक बात की थी, जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द लिपिड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट द ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इनसाइड द लिपिड इज वेरी लो। जब इसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, वो बहुत लेस होती है, तो दे नीड मोर ऑक्सीजन फॉर इट इज ऑक्सीडेशन। ऑल्दो जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स लिबरेट करते हैं डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम लिपिड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं उससे डबल एनर्जी निकलती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन हमें ज्यादा ही यूटिलाइज होता है। अब हम एक लिपिड की बात करेंगे, वी विल टेक द केस ऑफ ट्राइपॉमिटिन व्हिच वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन द नीट एग्जाम। तो ट्राइपॉमिटिन क्या रखा है, यहां पे फॉर्मूला देखेंगे, इट इज C51H98O6। इट इज ट्राइपॉमिटिन। ट्राइपॉमिटिन में जब यहां पे ऑक्सीडेशन होती है तो इसको यहां पे 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 102 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स along with the liberation of 98 water molecules, and there is also the liberation of the energy. अब हमें यहां पे लेना है क्या, we have to calculate the RQ. RQ means respiratory quotient. Respiratory quotient हम निकालते हैं by taking the ratio of कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कितना हो गया, ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हो गया। तो यहां पे हम ले सकते हैं RQ is इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गया 102 मॉलिक्यूल्स 102 और ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए 145, दैट इज 102 डिवाइड बाय 145, दैट इज नियर अबाउट 0.71। सो RQ फॉर फैट्स इज ऑलवेज लेस देन 1। रिमेंबर, जो लिपिड्स होता है, लिपिड्स का हमेशा होता है RQ लेस देन 1। यहां पे हमने एग्जांपल ली कौन सी, ट्राइपॉमिटिन। ट्राइपॉमिटिन में RQ का वैल्यू हमारे पास आ गया 0.71। जब हम 102 को डिवाइड करते हैं बाय 145 तो हमारे पास आता है 0.71। सो RQ फॉर लिपिड्स इज 0.71। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे प्रोटीन्स का, हम लेंगे यहां पे RQ for proteins. Remember, जब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाएंगे एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसके बाद फैट्स यूज होते हैं, और जब फैट्स भी खत्म होते हैं उसके बाद जो फाइनल हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता है प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स का रेस्पिरेटरी कोशेंट आप याद रखिए हमेशा, रेस्पिरेटरी कोशेंट इज ऑलवेज लेस देन 1 और इसका वैल्यू मोस्टली होता है 0.7। RQ for protein is always less than 1 and its value is near about 0.7। उसके बाद यहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट अगर हम यहां पे एग्जांपल लेंगे, we will take the RQ for anaerobic respiration. Anaerobic respiration is that type of respiration in which molecular oxygen is not इन्वॉल्व। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को हम यूज नहीं करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो देखते हैं, अगर हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज नहीं हो गया
तो यूज ना होने के बाद यहां पे हम देखते हैं एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे अगर इवॉल्व हो गया विदाउट यूजिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन कोई यूज नहीं होता है। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो आरक्यू फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज नहीं हो गया। अगर कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज नहीं होता है तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा। एनीथिंग जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है, एनी रेशियो जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है, उसका वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइनड होता है, दैट इज इसको हम कंसीडर करते हैं इट इज इन्फिनिटी। अगर हम यहां पे देखेंगे आरक्यू फॉर जर्मिनेटिंग सीड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जर्मिनेट करते हैं जहां पे रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होती है। यू हैव टू रिमेंबर दैट ये कंसेप्ट बेस्ड है, इसको मेमोराइज करना जरूरी है, इसको याद करना जरूरी है, इनको याद रखना ही है। तो आरक्यू फॉर जर्मिनेटिंग सीड्स जहां पे रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा होती है, इट इज ऑलवेज मोर देन 1। इसी तरीके से हम यहां पे 6 ले सकते हैं। अगर हम देखेंगे आरक्यू फॉर सिटॉर्बिड पर्सन, सिटॉर्बिड पर्सन मींस यहां पे कार्बोहाइड्रेट कंसेंट्रेशन कम है, तो यहां पे either lipids are used as a respiratory substrates और proteins are used as respiratory substrates। लिपिड्स का हमने देखा, लिपिड्स में रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना होता है? 1 से कम। यहां पे हम देखते हैं प्रोटीन्स का हम रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना होता है? लेस देन 1। सो आरक्यू फॉर सिटॉर्बिड पर्सन भी क्या होगा? इट विल बी लेस देन 1। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिक एसिड का, ऑर्गेनिक एसिड्स का मोस्टली जो आरक्यू होता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है, वो होता है मोर देन 1। रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स इट इज मोर देन 1। यहां पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। वी विल टेक द केस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड यहां पे हमारे पास है COOH होल ट्वाइस। जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यूज होता है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यूज करने के बाद हमारे पास यहां पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं अलॉन्ग विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास यहां पे रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या आएगा? रेस्पिरेटरी कोशेंट इज 4 डिवाइडेड बाय 1, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो थोड़ा सा हम ये यहां पे समराइज करेंगे। समराइज में अगर हम देखेंगे बेटे, हमने यहां पे आज बात की रेस्पिरेटरी कोशेंट की। रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है रेशो किसका? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कितना हो गया और ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हो गया रेस्पिरेशन में पर यूनिट वेट और पर यूनिट टाइम में। और इससे हमें पता चलता है रेस्पिरेशन किस किस्म की है। जैसे हमने यहाँ पे कहा, तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का भी पता चलता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में अगर कार्बोहाइड्रेट्स हम यूज करेंगे तो इसका रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 के बराबर आता है। अगर हम फैट्स की बात करेंगे तो इसमें रेस्पिरेटरी कोशेंट लेस देन 1 आता है। और हम प्रोटीन्स की बात करेंगे उसमें भी रेस्पिरेटरी कोशेंट नियर अबाउट 0.7 आता है। और ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए मोर देन 1 आता है। सिटॉर्बिड पर्सन के लिए लेस देन 1 है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल यूटिलाइज नहीं होता है तो इसका वैल्यू हमेशा आता है इन्फिनिटी। और जर्मिनेटिंग सीड्स के लिए ये हमेशा आता है यहां पे मोर देन 1। थैंक यू। एक और चीज जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं वो ये कि रेस्पिरेटरी कोशेंट, जो इससे पहले भी नीट में एक बार पूछा ही गया था एक क्वेश्चन, तो यहां पे इसको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। वो क्या हमारे पास रेस्पिरेटरी कोशेंट एक रेशियो है। अब इसमें हमारे पास 3 कंडीशंस बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या 3 क्वेश्चन पॉइंट्स बनेंगे हमारे यहां पे? पहला पॉइंट हमारे पास यहां पे बनेगा, अगर किसी भी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड
जो इवॉल्व होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व होता है, रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान, उसका वैल्यू ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ऑक्सीजन से, जो हम यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना आएगा? लेट्स टेक इट हियर। इफ वॉल्यूम ऑफ carbon dioxide evolved is more than oxygen consumed। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम ज्यादा है ऑक्सीजन से जो यहां पे कंज्यूम होता है, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या आएगा? रेस्पिरेटरी कोशेंट इज ग्रेटर देन 1। याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड न्यूमरेटर में है और ऑक्सीजन डिनोमिनेटर में है। जब किसी भी रेशो में न्यूमरेटर ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर कम होता है, तो रेशो का वैल्यू हमेशा आता है मोर देन 1। सेकंड कंडीशन, अगर वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड इज लेस देन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा उसका यहां पे उससे कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व होता है। उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी कोशेंट जो होता है दैट इज लेस देन 1, क्योंकि ऑक्सीजन डिनोमिनेटर में है। थर्ड कंडीशन हम यहां पे देखते हैं, अगर इन दो का वॉल्यूम बराबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जितना इवॉल्व होगा उतना ही ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया। मतलब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व हो गए, 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कंज्यूम हो गए। सो रेस्पिरेटरी, इफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, then respiratory quotient is equal to 1. These are the 3 important points. And in the next video, we will go through the mechanism of the respiration. Thank you.